इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ 1 इज़ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो कि हमें 3x² + ax - 2 = 0 दिया हुआ है। और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ये है हमारा, और इसमें हमें दिया हुआ है कि इसकी रूट्स इक्वल है। तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b जहाँ की आपका ये है। तो अब इसे लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करते हैं जो कि हमें पहले दिया हुआ है। गिवन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है 3x² + ax - 2 = 0। ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इसका एक रूट जो है वो 1 है। एक रूट 1 है। ये रूट की वैल्यू जो 1 है, इसका मतलब क्या है? रूट किसे कैसे कहते हैं या जीरो किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। रूट्स को हम जीरो भी कहते हैं। तो जीरो या रूट वो होते हैं जो कि इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू होती है। ठीक है। यहाँ पर ये जो 1 की वैल्यू दी है, एक्चुअल में ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में अगर मैं रूट यानी 1 यानी x की वैल्यू अगर पुट करूँगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कुछ इस तरह से। जैसे क्या, मैं 3 × x के जगह पर 1, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस के जगह पर मैंने प्लस लिखा, a की जगह a लिखा, और x के जगह पर अगेन 1, -2 की जगह -2, इक्वल की जगह इक्वल, और 0 की जगह 0 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? इस इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर हम जहाँ पर वेरिएबल है ये वाला हिस्सा, ये कितना हो जाएगा आपका? a हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा -2 है इस तरफ जाएगा 0 में, तो 0 में प्लस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा 0 + 2। और यहाँ पर ये जो हिस्सा बन रहा है ये 3 बन जाएगा क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, और इधर ये प्लस हो रहा है तो इस तरफ जा कर के ये माइनस हो जाएगा, तो इधर ये माइनस हो गया। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ से 2 - 3 ये -1 हो गया। तो a की वैल्यू आपको मिल गई है, लेकिन हमें a की वैल्यू तो नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है किसकी वैल्यू? b की वैल्यू पूछी गई है। अब b हमारा दूसरे वाले इक्वेशन में है। अब दूसरे वाले इक्वेशन में हमें ये दिया हुआ है कि जो सेकेंड इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है हमारे पास a, और यहाँ पर आपका x² + 6x और ब्रैकेट क्लोज -b और = 0। और हमें इसमें दिया हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, उसके रूट्स में रिलेशन दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल, तो जिस तरह से देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल हैं, मतलब क्या? अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे। ठीक है। या ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू निकलती है, 2 रूट्स निकलते हैं, दोनों ही x की वैल्यू बराबर होगी। लेकिन हमें निकालना है यहाँ b की वैल्यू। अब जैसे हमें ये चीज़ दे दिया है कि रूट्स जो है इसके इक्वल हैं, तो इक्वल जैसे बोला गया है तो कैसे, कौन सा दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए? तो इक्वल कब होता है रूट्स? पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको इस तरह दिया हुआ है कि ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं यानी अल्फ़ा और बीटा बराबर है, यानी x की दोनों वैल्यू बराबर है आपकी, तो कब होता है ये? जब b² - 4ac = 0 होता है। b कौन है? ये है b आपका। a कौन है? a यहाँ पर आएगा, और c कौन? ये आएगा। तो इस कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि रूट्स इक्वल हैं, और रूट्स इक्वल कब होते हैं? तो अब लिख लेंगे कि रूट्स इक्वल है, इसका मतलब b² - 4ac = क्या होगा? 0 होगा। अब लेकिन थोड़ा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो BAC है, हम इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ABC कौन है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यही वाला इक्वेशन को जनरल फॉर्मेट में लाऊं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी ब्रैकेट वैकेट हटा दूं, तो ये क्या बनेगा? और वो लाना ज़रूरी है, तभी आप ये BAC निकाल पाओगे। तो इससे इसको गुना किया तो ax² आ गया, इसको इससे गुना किया तो ये आपका हो गया 6ax, और ये माइनस का b एज इट इज़ = 0। हालांकि आप a की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू -1 × x² + 6 × -1 × x, और ये -b = 0। यहाँ पर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 तो क्या हो जाएगा आपका? -x² हो जाएगा, प्लस माइनस ये मिलके कितना हो जाएगा? माइनस का 6x हो जाएगा, और ये माइनस का b हो जाएगा = 0। तो फाइनली आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। लेकिन बोला गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इसके रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसमें b और ac वाला जो फॉर्मेट है, यानी b² - 4ac वाला = 0 वाला यूज कर देंगे। तो सबसे पहले तो ABC निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? -1 है, b की वैल्यू कितनी है? -6 है, और c की वैल्यू कितनी है? -b के बराबर है।
तो फॉर इक्वल रूट्स हम जानते हैं क्या, b² - 4ac = 0 होता है। तो b यहाँ पर क्या -6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि b की वैल्यू -6 है, -4, a की वैल्यू कितनी -1 है, और c की वैल्यू कितनी है -b। तो मैं यहाँ -b लगा दूंगा = 0। ये आपका यहाँ 36 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस माइनस कर देगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4b = 0। अब यहाँ से -4b, ये 36 0 के साथ इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा इक्वल में, सॉरी इसको मैं दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ। ये आपका हो गया कितना -4b, और ये उस तरफ जाकर के -36 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ से b की वैल्यू 36/4, और ये कट के आपका 9 आ गया, यानी b की वैल्यू 9। हमसे ये पूछा गया था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ cot² थीटा sec थीटा -1 × 1 + cos थीटा = k cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी हमें ये दिया हुआ है इक्वेशन, और हमें k की वैल्यू निकालनी है, हमें प्रूव नहीं करना है, कहीं हमें ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रूव करना है, हमें ये दिया हुआ है, और इसी इक्वेशन से हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उस चीज़ को लिख लेते हैं कि गिवन है हमारे पास cot² थीटा, और यहाँ पर sec थीटा -1, और यहाँ पर 1 + cos थीटा = k cos थीटा। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो k को सबसे पहले अलग करना होगा, और k के साथ यहाँ पर क्या है cos थीटा है, तो cos थीटा किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा कितना cot² थीटा, यहाँ पर sec थीटा -1, और यहाँ पर 1 + cos थीटा = k। अगर cos थीटा को हमने इधर कर लिया है तो वहाँ गुना हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा cos थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्री को अगर बहुत सिंपल तरीके से निकालना है, तो सबसे पहले इनको सबसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना स्टार्ट करो। सबसे सिंपल फॉर्म में चेंज करने का मतलब है कि साइन थीटा या cos थीटा के फॉर्म में सबको। अब वो करने के लिए आपको बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर cot² है, तो हम cot थीटा के बारे में हमको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और cos थीटा के फॉर्म में क्या लिखते हैं, ऐसे cos θ/sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ cot² है, तो ये हो जाएगा आपका कितना cos² थीटा अपॉन में sin² थीटा, ये लिख दिया। फिर इसके अंदर में ये sec थीटा है, sec थीटा को भी कोशिश करेंगे कि हम साइन या cos के फॉर्म में लिखें। तो sec थीटा के बराबर आपको पता होना चाहिए कि cos का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए मैं sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकता हूँ। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सबको सिंपल फॉर्म में चेंज कर दें, और ये -1 इसके जगह रख दिया, इस -1 की जगह पर। फिर यहाँ पर ये तो पहले से सिंपल फॉर्म में, तो इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे रहने देंगे, और यहाँ आपका क्या हो गया k, और इस पूरे के नीचे हमारे पास क्या था cos थीटा था। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि ऊपर वाला जो है हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये है आपका क्या cos² थीटा अपॉन sin² थीटा, और यहाँ पर अंदर वाले ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप 1/cos थीटा -1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि एलसीएम ले लेते हैं इसको। एलसीएम हमने यहाँ पर ले लिया cos थीटा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा निकला। इस cos थीटा से इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। यहाँ 1 लिख दिया हमने। -1 को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या cos थीटा ही मिलेगा, और cos थीटा को यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा cos थीटा ही मिलेगा। ये हो गया आपका। फिर बाद में बाकी जो इधर है ये तो क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये हो गया। और ये जो नीचे cos थीटा है, अब हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके पलट के यहाँ लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कितना आपका 1/cos थीटा, और इधर क्या बचा आपका k बचा। फिर इसके आगे के स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट में ये हिस्सा 1 - cos थीटा और ये 1 + cos थीटा, कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी cos थीटा से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ a - b और a + b का फॉर्मेट बन रहा है, क्यों? क्योंकि देखो a को अगर मैं a मान लूँ, यहाँ माइनस है, और cos थीटा को b, तो उसी तरह a को यहाँ पर भी a + b। तो हमें पता होना चाहिए कि a - b × a + b क्या होता है a² - b²। इसको एक एक करके आप गुना करके भी निकाल सकते हो, एक एक करके से ऐसे।
अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज हमने ऐसे उतार लिया। अब हमें पता है कि ये जो हिस्सा है ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर के इस वाले फॉर्मेट में आएगा, जो कि हमको देगा क्या, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा गुना होगा, ये आ गया। और नीचे ये कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना नीचे बचेगा, कॉस थीटा ही बचेगा। और फिर इनटू में यहाँ पर क्या है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वल टू 1 हो के हो गया, सॉरी। अब आगे हम ये करते हैं कि फिर से इसको अभी ऐसे रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और नीचे में ये कॉस मल्टीप्लाई होकर के आपका बन गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इस कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी वन टाइम में। तो यानी के की वैल्यू फाइनली हमें कितनी मिल गई, 1 इक्वल टू के या के इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 14 कार्ड्स आर नंबर्ड 5, 6, 7, 8 to 18 तक इस तरह दिया हुआ है, यानी 14 कार्ड है और उन पे कुछ इस तरह नंबर लिखा हुआ है 5 से 18 तक। और उन कार्ड्स को एक बॉक्स में रख दिया गया है और थ्रोली मिक्स कर दिया गया ताकि पता नहीं चल पाए किस कार्ड में कौन सा नंबर है। और उसमें से यदि एक कार्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो कार्ड है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 3 और 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं इस तरह से सॉल्यूशन कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड गिवन कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो ये शुरुआत में ही आपको दिया हुआ है जो कि है 14। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, वो नंबर है जो कि 3 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट ई ये क्या है, इवेंट ऑफ नंबर विच डिविजिबल बाय नंबर डिविजिबल बाय 3 और 2, यानी या तो 3 से डिविजिबल हो या 2 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि उन कार्ड की संख्या निकाल लेते हैं कि जो कि 3 से डिविजिबल है। तो कार्ड्स या नंबर डिविजिबल बाय 3, तो नंबर कार्ड कहाँ से स्टार्ट था, 5 से था, तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक कार्ड आपका 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 18 तो लास्ट ही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना आया यहाँ पर, 5 आया आपका, कितना, 5 कार्ड आया, 1 2 3 4 5। फिर उसी तरह दूसरी तरफ हम क्या निकालेंगे, कार्ड्स डिविजिबल बाय या नंबर डिविजिबल बाय जो कह सकते हैं, डिविजिबल बाय कितना, 2 से बोला गया था, तो 2 से कौन कौन होगा, तो 5 से स्टार्ट है तो पहला नंबर तो 6 हो जाएगा, फिर क्या 8 10 12 14 16 और फिर 18। और इसमें अगर टोटल नंबर आप गिने 3 3 6 और 1 7, तो ये टोटल कार्ड क्या है, इसमें 7 है। लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो उस कार्ड की निकालनी है जो 2 से डिवाइड हो जाए या 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5 और 7 को जोड़ करके टोटल फेवरेबल आउटकम्स 12 निकाल दें, तो यहाँ थोड़ी सी गलती होगी। गलती ये होगी क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इनमें जो कार्ड है, कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है। इसका मतलब वो दो बार का, अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब 6 और 6 कार्ड को 2 बार ऐड कर रहे हो, जबकि कार्ड तो 6 वाला एक ही है उसमें। सिमिलरली वही 12 वाले को भी देखें, ये भी दोनों कॉमन है, और फिर क्या 18 वाले को भी देखें तो ये दोनों भी ये कॉमन है, यानी ये 3 कार्ड जो हैं ये 2 बार काउंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे इन सब में। तो इसलिए अब क्या आगे क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हो जाएगा कितना, तो टोटल कार्ड तो ऐड कर लेंगे 5 + 7, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 6 वाले 12 वाले और 18 वाले 2 बार ऐड हुए हैं, तो इनको एक बार माइनस कर देंगे। तो एक बार 6 वाले को, एक बार 12 वाले को और एक बार 18 वाले को, तो कितना मिल जाएगा आपका, यहाँ दोनों मिल के 7 5 12 और 12 में से ये -3 यहाँ जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इवेंट की, फेवरेबल आउटकम्स जिसको आपने ई माना था, तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू 9 और टोटल आउटकम्स 14 था। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल का फिगर है और जहाँ पर PQ एक डायमीटर है और वही PT जो है आपका एक टेंजेंट दिया हुआ है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस x की।
तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ये आपका सर्कल हो गया। इस सर्कल का एक यहाँ पर सेंटर है जहाँ से डायमीटर गया हुआ है, ये डायमीटर आपका पी क्यू हो गया। यहाँ पर हमने क्यू नाम डाल दिया, यहाँ पर पी डाल दिया, और बोला ये गया है कि यहाँ से एक टेंजेंट भी है, तो ये अपने यहाँ पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये मैच हो रहा है यहाँ पर किससे, ये इस चीज़ से मैच हो रहा है, क्यू से। तो यहाँ पर इसका नाम टी हो गया। यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है एक्स जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और यहाँ पर ये पॉइंट सेंटर का ओ है, और ये जहाँ पर इसको ये इसको यहाँ पर जैसे टच कर रहा है, ये आपका कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेंजेंट और सर्कल वाला कंसेप्ट है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमें ये याद होना चाहिए कि ये वाला हिस्सा टेंजेंट है और ये वाला हिस्सा रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है थ्योरम के हिसाब से। तो चलो एक एंगल हमें ये पता चल गया 90 डिग्री, लेकिन हमें जो ये एक्स निकालना है, ये जिस ट्रायंगल का हिस्सा है वो ट्रायंगल है आपका क्यू पी टी, ये वाला ट्रायंगल है आपका। ठीक है, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर एक एंगल ये पता है, ये मुझे निकालना है, तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए, ताकि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो हमारा काम रहेगा कि सबसे पहले इस एंगल को निकालें। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो हमारे पास कुछ और भी चीज़ें इसमें दी गई थी, जैसे कि यहाँ पर ये एंगल आपको 70 डिग्री दिया हुआ था। तो सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि 70 डिग्री है तो सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये पूरा जो एंगल, ये लीनियर एंगल जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा ये 180 का होगा। तो ये अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री में 70 को माइनस कर देता हूँ, जो कि 110 होगा। तो यानी ये वाला जो एंगल होगा आपका 110 यानी 110 डिग्री होगा। अब बाकी बचा ये वाला एंगल कैसे निकालें और ये वाला एंगल कैसे निकालें। तो हम एक चीज़ गौर करो कि ये जो क्यू ए वाला जो साइड है ये रेडियस है, और ओ से आर तक ये भी रेडियस है, और दोनों रेडियस सेम होते हैं जब एक ही सर्कल के हो। तो दो साइड ये वाला और ये वाला बराबर आ गया आपका। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल रहेगा। अगर मैं इसको y मान लूँ तो ये वाला भी y होगा। तो हम लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले गिवन कि सिंस हमें गिवन है कि PT जो है वो टेंजेंट है, PT अगर टेंजेंट है देन एंगल कौन सा, QPT, एंगल QPT आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री लिख सकते हो। रीजन क्या है कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पर, टेंजेंट पर, इस वजह से लिख दिया हमने। अब फिर अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें करना है कि ये वाला एंगल निकालना है, जिसका नाम है क्या, एंगल QOR, एंगल QOR, जो कि कितना निकलेगा लीनियर पेयर वाले से। तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये 180 बनेगा, तो ये हिस्सा अगर मुझे निकालना है तो ये क्या होगा, इसमें 70 मुझे माइनस कर देना पड़ेगा, जो कि आपको देगा कितना, 110 देगा। अब ये 110 हो गया। तो आपको अभी बताया था कि भाई ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल बना है QOR एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, जिसमें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग कि इन आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसका नाम QOR है, जिसमें एंगल क्या होगा, एक एंगल तो आपका 110 ये वाला हिस्सा निकला हुआ है, एंगल ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट 110 प्लस इन दोनों की वैल्यू y है, तो 2 बार y ऐड करेंगे तो 2y हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि तीनों एंगल का जो सम है अलग अलग लिख दिया, एक का 110 आया, एक का y आया और एक का दूसरे का भी y है, दोनों बराबर होंगे। ये देगा आपको कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये 2y हो गया 180 डिग्री और माइनस 110, तो ये कितना हो गया आपका, ये 70 डिग्री हो गया। तो y की वैल्यू 70 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया आपका कितना, 35 डिग्री। y की वैल्यू 35, यानी ये एंगल पता चल गया। अब अगर हम ये पूरा ट्रायंगल देखें QPT, अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये 90 पता चल गया, y भी यहाँ पर पता चल गया ये एंगल, तो बस बचा ये। तो वो लिखेंगे इन ट्रायंगल का नाम आपके पास क्या है, QPT। अब QPT में एक एंगल P हो गया, एक एंगल T हो गया और एक एंगल जो लास्ट में है Q है। इनकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। P की वैल्यू आपने देखा टेंजेंट की वजह से 90 डिग्री होगी,
टी की वैल्यू x है और q की वैल्यू y थी और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 35। ये यहाँ 35 हो गया और ये बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 180 डिग्री में 35 इधर जाके माइनस होगा, 90 भी इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर फाइनली आप निकालो तो माइनस माइनस प्लस, जो कि कितना हो जाएगा आपका 5 और ये 2 3 125। और इसको अगर आप माइनस करो 5 हो गया, यहाँ पर 7 5 55 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर पी बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पी बी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ठीक है। और फिर ओ पी की वैल्यू दी गई है 25 सेंटीमीटर। ओ पी की जो वैल्यू है आपकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। और फिर आगे हमें दिया हुआ है कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, यानी पी ए ये और पी बी ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ किसका, पी ए एंड ओ बी। तो पी ए आपका हो गया ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू निकालनी है। और फिर ओ बी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कंसेप्ट किसका पता होना चाहिए, सर्कल, टेंजेंट और रेडियस से रिलेटेड। तो सर्कल अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास ये है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर P है, और इस P पॉइंट से कोई टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एक टेंजेंट ये हो गया और एक्सटर्नल पॉइंट से हम जानते हैं कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो ये दूसरा टेंजेंट हो गया आपका। और दोनों टेंजेंट का कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, एक का A है, यहाँ पर ये क्या है A है, और इस पॉइंट पर यहाँ पर आपका B है, और यहाँ सर्कल का सेंटर आपको दिया हुआ था O, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें दी गई थी उसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पी बी की वैल्यू दी गई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू दी गई है हमें, ये 24 सेंटीमीटर। और फिर पी ए की वैल्यू नहीं दी गई है, पी ए निकालना ही है। और फिर आगे दिया हुआ है क्या, ओ बी की वैल्यू निकालनी है। तो ओ बी आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, ये वैल्यू निकालनी है। और हमें एक चीज़ और दिया था ओ पी आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये सबसे पहला पता होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा है ओ से बी तक, ये एक रेडियस है, और पी बी के बारे में पहले से दिया हुआ है कि ये एक टेंजेंट है। तो हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी बी, ये ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो जो चीज़ हमें निकालना है, जिसमें कि एक हिस्सा ये दिया हुआ है, एक हिस्सा ये दिया हुआ है, और हमें ये निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल तो यहाँ दिया नहीं है, 2 साइड है, तो 2 साइड के लिए हम पाइथागोरस यूज करते हैं ताकि तीसरा साइड निकल जाए। अब यहाँ पर साइड पहले हमको जान लेना चाहिए, कौन हाइपोटेनियस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है हमें पता होता है कि यह हमेशा हाइपोटेनियस है, और बाकी जो बचा एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। अगर मान लो तो इसको बेस मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी हमको मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है। सबसे पहले सर्कल विथ सेंटर O, और इसमें आपको दिया हुआ है कि पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स हैं, क्या ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कहाँ से, पी से। तो इसका मतलब क्या होगा, पी ए बराबर पी बी होगा। तो अगर हमें पी बी की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो पी ए और इक्वल टू पी बी की वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूँ 24 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो आपका आ गया, जो आपको पूछा गया था कि भाई पी ए की वैल्यू भी लेंथ फाइंड करें। और ये इसलिए हुआ क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी 2 टेंजेंट जब खींचा जाता है दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो एक आंसर आपका ये निकल गया। फिर उसके बाद अगला चीज़ क्या है, हमें ओ बी निकालना है। तो ओ बी निकालने के लिए वही पाइथागोरस यूज करेंगे। तो ओ बी क्या हो जाएगा हमारे पास, इन ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या, ओ बी पी। हमें अभी हमने बात की थी कि ये वाला हिस्सा क्या परपेंडिकुलर की तरह बन रहा है। तो बाय पाइथागोरियन रूल क्या होता है हमारा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप लिखते हो। लेकिन मुझे यहाँ निकालना है क्या, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो h की वैल्यू आप देख पा रहे हो, h कौन है, हाइपोटेनियस है, जो इसकी वैल्यू 25 है। यहाँ पर 25 का स्क्वायर लिख दोगे। b यानी बेस की है कितना 24 है, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर लिख दोगे। ये हो गया आपका p स्क्वायर। अब यहाँ से 25 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है आपको 625, और 24 का करोगे तो ये 576 आता है।
और ये बराबर कितना पी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 15 6 9 बचेगा, यहाँ पर 11 से ये 4 बचेगा, 49 बचा आपका पी स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से या इसको ऐसे भी लिख दो, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी निकलेगी √49। तो जो वैल्यू आएगी इससे प्लस माइनस दोनों का 7 आएगा। ये हमको पता होना चाहिए कि इसको स्क्वायर रूट से दो वैल्यू आती है, लेकिन हमें पता है ये जो पी है ये एक रेडियस है, ये परपेंडिकुलर एक तरह का रेडियस है और रेडियस नेगेटिव नहीं होता। देयरफॉर पी बराबर हम क्या लेंगे +7, नेगेटिव कांट टेक बिकॉज रेडियस नेगेटिव नहीं होता। पी बोलो या पी का नाम क्या है OB, तो ये OB की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो हेंस आंसर आपका क्या, एक हमें PA की वैल्यू पूछा गया था एक टेंजेंट का, तो PA की वैल्यू कितनी आई है उतनी ही जितना दिया हुआ था हमको 24, ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगे। तो PA बराबर 24 सेंटीमीटर और OB की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल LMK इक्वल टू PNK जो कि 46 डिग्री है। LMK आपका एंगल ये वाला हो गया LMK, ठीक है, और वहीं दूसरा PNK ये वाला हो गया। तो दोनों ही एंगल यहाँ 46 और ये दोनों 46 दोनों बराबर दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि एक्सप्रेस x कहाँ पर है, तो x ये PN की लेंथ है आपकी, इन टर्म्स ऑफ AB या C, वेयर ABC आर लेंथ ऑफ LM MN और NK। मतलब कि ये जो ABC दिया हुआ है इनकी लेंथ है कुछ साइड्स की, यहाँ से यहाँ तक A हो गया, यहाँ से यहाँ तक B हो गया और यहाँ से यहाँ तक N से K तक C हो गया। तो हमें x की जो वैल्यू निकालनी है ABC वाले फॉर्म में ही निकालना है। तो इसको कैसे करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए आपको डायग्राम बना लेना चाहिए। ये आपने डायग्राम यहाँ पर बनाया, एक ट्रायंगल हमने बना दिया और जिस तरह से दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर नाम था L, यहाँ पर M और यहाँ पर एक ऐसे लाइन है ऐसे करके, और यहाँ पर दिया हुआ था कि ये 46 डिग्री है तो ये भी 46 डिग्री है, और फिर LM और यहाँ पर ये K हो गया, यहाँ पर ये P हो गया, ये N हो गया। P से N तक की वैल्यू x है, इसी की वैल्यू निकालनी है और बाकी इधर आपको A दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक B दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक C दिया हुआ है, ठीक है। ये करने के बाद अब कैसे यहाँ पर सोचेंगे कि इन सब की वैल्यू हमको निकालना, वैल्यू हमें निकालनी है x की। x का है आपका ये वाला, इस साइड का लेंथ है जो बीच में है। तो सबसे पहले यहाँ करना है ऐसे स्टार्ट करके, गिवन क्या क्या हमारे पास, तो इन ट्रायंगल का नाम क्या है आपका, ट्रायंगल का नाम है LMK। इन ट्रायंगल LMK बड़े वाले ट्रायंगल को लिया, जिसमें कि सबसे पहले हमें एंगल दिया हुआ है कि एंगल LMK इक्वल टू एंगल PNK इक्वल टू 46 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। और अब अगर आप देखो इस साइड को देखो, ये वाली साइड LM और ये PN, अब और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये दोनों एंगल तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के पेयर, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के पेयर के एंगल क्या है, इक्वल है। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल है तो इसका मतलब ये वाली लाइन LM और ये PN जो है पैरेलल होगी, इसका ये फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि देयरफॉर LM पैरेलल टू PN, ठीक है, क्योंकि ये जो है अब सॉरी 46 डिग्री था, सॉरी, ठीक है, तो LM पैरेलल टू PN हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हमको क्या करना है, LM पैरेलल टू PL, और मुझे जिस साइड की लेंथ निकालनी है जो कि यहाँ पर PN है, ठीक है। अगर देखो पैरेलल से अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि PPT यूज कर लेंगे, तो PPT से ये हिस्सा अपन ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा अपन ये हिस्सा, यानी इधर के साइड की बात कर सकते हो। PN और LM की बात हम नहीं कर सकते। PN और LM की बात तभी कर सकते हैं जब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर होने पे होता क्या है कि तीनों साइड को हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं और वहाँ से इक्वेशन हमारा निकल सकता है। तो इसलिए यहाँ कंसेप्ट हम यूज करेंगे क्या, सिमिलरिटी का। जैसे कि एक ट्रायंगल मैं ले लूँगा ये छोटा वाला जो कि है क्या PNK, और एक बड़ा वाला ले लेते हैं पूरा LMK वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल सबसे पहले PNK एंड जो बड़ा वाला ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल LMK, इन दोनों को सिमिलर देखते हैं, सिमिलर हो पाएगा। तो सिमिलर करने के लिए देखते हैं कि देखो ये वाला जो एंगल होगा ये PKN, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, PNK में भी, और ये इसमें भी आ रहा है। यानी सबसे पहला जो एंगल हो जाएगा कि एंगल PNK में उसको लिखेंगे PKN, और ट्रायंगल LMK के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल LKM। ये दोनों बराबर है, ठीक है। रीजन क्या है, दोनों कॉमन होगा।
और एक और ट्रायंगल इक्वल लिख दीजिए। एक और ट्रायंगल तो आप यहीं से साफ तौर पे दिख रहे हैं जो कि पहले से दिया हुआ है 46 ये भी, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये भी 46 है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में इसकी एंगल की वैल्यू कितनी है, यानी यही वाला इक्वेशन चल जाएगा काम कि PNK इक्वल टू एंगल LMK बराबर कितना है 46 डिग्री है। ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो दो एंगल बराबर हो गया तो काफ़ी हमारे पास दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए ट्रायंगल PNK सिमिलर टू ट्रायंगल LMK, किससे, बाय AA सिमिलरिटी रूल से, AA सिमिलरिटी डबल एंगल सिमिलरिटी से। ये करने के बाद अब क्या कर सकते हैं, इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। तो क्रॉसपोंडिंग साइड कैसे निकालोगे आप, तो इन दोनों ट्रायंगल को तोड़ के लिखिए। जैसे कि मैं पहले PNK को तोड़ के ऐसे लिख देता हूँ, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है जो इसको यहाँ तोड़ के ऐसे लिख देता हूँ। इन दोनों को एक जैसा लिखना है। जैसे कि अगर जैसे इसका नाम मैंने यहाँ K डाल दिया, यहाँ P डाल दिया और यहाँ N डाल दिया। पहले वाले की नाम जो है आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, लेकिन दूसरे वाले का नाम उसी के अकॉर्डिंग डालना है जो कि उनका क्रॉसपोंडिंग एंगल या साइड हो। जैसे कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल K और बड़े वाले ट्रायंगल का भी एंगल K कॉमन था, तो यहाँ पर भी मैं क्या रखना चाहिए, मुझे K ही रखना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बड़ा वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ। सेकंड वाले ट्रायंगल को अपने मन से नहीं लिखेंगे, पहले वाले को लिख सकते हैं और पहले वाले के अकॉर्डिंग फिर दूसरे को लिखना है। तो यहाँ ये दोनों एंगल पहले से भी पता था कि दोनों बराबर है, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ K रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद कौन सा एंगल और कॉमन ये बराबर आया था 46, जो कि एक N पर था और एक M पर था। तो यानी कि इसका जो N होगा उसके जगह पर यहाँ पर क्या होगा, M होगा, तो यहाँ पर आपने M लिख दिया, तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि KP का क्रॉसपोंडिंग साइड ये दिख रहा है, PN का क्रॉसपोंडिंग साइड LM दिख रहा है और KN का क्रॉसपोंडिंग साइड KM दिख रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं क्या कि KP अपॉन में KL इक्वल टू PN अपॉन में LM और इक्वल टू क्या, एक और बचा है आपके पास क्या, KN और अपॉन में KM। एक इक्वेशन ये बना। अब यहाँ से अगर आपके पास कुछ वैल्यू है तो वो रख दीजिए। जैसे कि KP आपका कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसकी तो कोई वैल्यू हमें दी नहीं गई थी, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और KL की वैल्यू भी नहीं दी है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, KP अपॉन में KL। और फिर PN की वैल्यू आपको X दी गई है, और LM की वैल्यू कितनी दी गई है, A दी गई है। फिर KN की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपको दी गई थी, कितनी, C दी गई थी, आप देख सकते हो। और KM की वैल्यू आपको कितनी, KM तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा। अब मुझे X की वैल्यू निकालनी है, तो X की वैल्यू के लिए क्या मैं सिर्फ इतना सा इक्वेशन उठा सकता हूँ यहाँ से, तो उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो X अपॉन में A इक्वल टू C अपॉन B प्लस C, और मुझे X की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू में क्या करना है, बस A को इस तरफ शिफ्ट कर देना है। तो A यहाँ डिवाइड में है तो उस तरफ जा कर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा पूरे के साथ B प्लस C इंटू में A, जो कि बन जाएगा क्या, AC अपॉन में B प्लस C। तो ये आपकी X की वैल्यू हो गई AC अपॉन में B प्लस C। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC इफ AC इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 1 मीटर एंड BD इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, देन फाइंड द AD। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमको डायग्राम बना लेना चाहिए। डायग्राम में अब ट्रायंगल हमें दिया हुआ है तो ट्रायंगल का डायग्राम बनाना है, लेकिन कैसा ट्रायंगल, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो एक एंगल है उसका, वो जो उसका एक एंगल है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि 90 डिग्री हमारा यहाँ पर बन रहा है और 90 डिग्री हमारा फिगर के हिसाब से यहाँ बन रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था, वो एंगल कौन सा है, CAB, यानी इस जगह पर क्या रहेगा आपका A रहेगा, और बाकी C यहाँ पर हो जाए, B यहाँ पर हो जाए, जहाँ पर आप लिख सकते हो। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, तो BC देख रहे हैं आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और BC पर परपेंडिकुलर है, यानी इसी लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, तो कहाँ से होगा, इधर से होगा कि इधर से होगा, तो उसके लिए दिया हुआ है क्या, AD दिया हुआ है, यानी शुरुआत जो हुई होगी यहीं से हुई होगी। ठीक है, शुरुआत हमको कहाँ से करना है, A से करना है, और ये D तक आपको यहाँ तक चला गया, ये AD हो गया। ये आपका ये कितना 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 90 डिग्री बन रहा है, तो अब इसके बाद हमको क्या क्या डेटा लिखना है, तो जो दिया हुआ है आपको AC, यानी ये AC 75 हो गया आपका, AB ये 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, क्योंकि सब यूनिट को एक ही में रखना ज़रूरी है।
फिर बी डी आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी 80 सेंटीमीटर। और मुझे निकालना है क्या ए डी कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये से यहाँ तक है, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है ADB, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के जो जस्ट अपोजिट साइड है ये आपका हाइपोटेनियस है, बाकी एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ऐसा कि इन ट्रायंगल ABC हमको दिया हुआ है कि एंगल CAB बराबर जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। AD जो दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, और बाकी वैल्यू तो आपको दी गई है, जैसे कि AC की वैल्यू 75 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू आपको 1 मीटर, तो 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और BD की वैल्यू कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, तो इस वजह से हम क्या कह देंगे कि ये जो ट्रायंगल जो नीचे बना हुआ है ट्रायंगल ADB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमको यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिया हुआ। रीज़न क्या है, क्योंकि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, यानी यहाँ 90 बना रहा है। अब इसके बाद हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की तरह एक्ट कौन कर रहा है, तो वो है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। और बेस या परपेंडिकुलर जो मानना है, चलो मैं बेस मान लेता हूँ, बेस उसको मान लिया कितना 80 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस रूल तो क्या है, हम P की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि P स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। या आप डायरेक्ट ये वाला याद रख लो कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहीं से P की वैल्यू जब निकालेंगे तो B स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। H की वैल्यू 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और B की वैल्यू कितनी है 80 है तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का जब स्क्वायर करोगे तो ये 10,000 हो गया आपका, और माइनस ये क्या हो जाएगा 6400। अब 10,000 में अब 6400 को माइनस करो, 0 0 10 में 4 गया 6, और यहाँ बचा 9 9 में 6 गया 3, 3600 बचा आपका 3600। और ये जो होगा कितना बाहर आएगा, अच्छा ये P स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन मुझे तो P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू निकलेगी तो कितना हो जाएगा 3600 पे रूट, और 36 का 6 और 2 जीरो के बदले 1 जीरो ये आ गया, और 60 सेंटीमीटर आ गया। यानी AD P कौन, ये यही था ना हमारा, जो एक बचा था, एक इसको पुट किया, तो थर्ड वाला हमारा ये निकला इस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो हेंस AD बराबर AD इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया।